अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सईद इरफान नबी आपकी खिदमत में एक नया प्रोग्राम लेकर फिर से एक बार हाजिर। हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे कौमी, बैनुल अक़वामी और रियासती सतह पर मुबाहिसे मुशायरे करते ही रहते हैं। आज भी हमने एक मुबाहिसे का एहतिमाम किया है। आज हमारे जो ख़ास मेहमान हैं, आप चश्मा फ़ारूकी साहिबा हैं। आप एक बेहतरीन अफसाना निगार और शायरा हैं। हमारे साथ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से मोहतरमा सईद अरीज सफ़ी साहिबा जुड़े हुए हैं। आप भी शायरा हैं। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट बडगाम से मोहतरमा शाइस्ता मुबारक बुखारी साहिबा जुड़ी हुए हैं। आप तीनों साहिबान का हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। मैं सबसे पहले मोहतरमा शाइस्ता बुखारी साहिबा के पास जाना चाहता हूँ। शाइस्ता बुखारी साहिबा, जो आज मौजूद बहस है वो है वुमेन एम्पावरमेंट। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट के मुतलिक आपकी क्या राय है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं उर्दू श्रीनगर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे आज मौका दिया अपने नजरियात सामने रखने के लिए। देखिए, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है खवातीन को बाइख्तियार बनाने का जो मौजू है, मेरे ख्याल से एक बहुत ही हसास मौजू है और बहुत ही अहम मौजू है। और इस पे बात करने से पहले मुझे लगता है हर एक शख्स जो है उसको मुहतात रहना चाहिए, क्योंकि मेरी नज़र में अगर समाज की एक भी खातून जो है अगर उसकी गलत रहनुमाई होगी तो वो पूरे समाज को बर्बाद कर सकती है। इसलिए इस जिम्मेदारी को निभाते हुए मैं इस हकीकत को सामने रखना चाहूंगी, इस हकीकत का एतराफ़ करना चाहूंगी कि खुद मुख्तारी के नाम पर कहीं ना कहीं जो हमारी खातीन है उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है। शायद हमारी जो पैनलिस्ट है या दूसरी खवातीन जो है वो शायद मुझसे एतराज भी करे, मुझे इख्तिलाफ करे, लेकिन मैं जरूर ये कहूंगी कि हमें कहीं ना कहीं बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्योंकि आप देखिए कि बेशतर खवातीन जो आप किसी से भी पूछिए वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, तो वो ये जरूर कहेंगी कि देखिए जी, हम घरों से निकलकर दफ्तरों में आ गई हैं और ये एम्पावरमेंट है, हम देखिए हम आज़ाद हो गई हैं। लेकिन आप अगर हम करेंगे इस बात पे तो आप ये महसूस करेंगे कि हमने तो महज मर्दों का बोझ कहीं ना कहीं हल्का किया है और अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको और ज्यादा बढ़ाया है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता ये कोई खुद मुख्तारी है। इसी तरह से एक दूसरे पहलू पे अगर हम बात करें, आप देखिए कि इन तहरीकात के तहत जो भी फेमिनिज्म की तहरीकात है या फिर हम कहेंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट की जो तहरीक है, इसके तहत देखा गया है कि मर्दों और खवातीन जो है इनके दरमियान एक मुकाबला आ रहा है कि जंग सी छिड़ गई है। ठीक है, तो आप देखिए कि इस जंग में क्या देखा गया है कि खवातीन जो है अक्सर खुद को मर्दों के बराबर या फिर मर्दों के शाना बशाना खुद को देखने की कोशिश कर रही है कि हाँ जी हम भी मर्दों के बराबर हैं, या कहीं ना कहीं वो अपने अब देखिए कि बाद खवातीन तो हुलिया भी मर्दों का अपनाने लगी है और ये कहते हुए कि देखिए जी हम भी मर्दों की तरह है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी नजर में ये एहसास कमतरी है हमारी। जी 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 जो भी एक खातून है, खातून होना ही एक खातून के लिए फख्र होना चाहिए जी और इसमें ठीक है। तो मेरी जी 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 हम आपके पास दोबारा वापस आएंगे। हमारे साथ मोहतरमा अरीज सफ़ी साहिबा जुड़ी हुई है। मोहतरमा अरीज सफ़ी साहिबा, आपको हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम भी। और आपसे मैं इख्तिसारन पूछना चाहता हूँ, क्या आप पहले तो मोहतरमा शाइस्ता बुखारी साहिबा की बात से मुतफिक हैं या आप इनसे इख्तिलाफ रखती हैं? अगर आप इख्तिसारन कुछ कलिमात इस पर फरमाएँ, उसके बाद मैं अपने सवाल पे आना चाहता हूँ। जी इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे मौका देने के लिए, मुझे बुलाने के लिए, यहाँ पे मेरी राय सुनने के लिए। जहाँ तक शाइस्ता जी की बातों का सवाल है, मैं कुछ बातों से इत्तेफाक रखती हूँ, कुछ बातों से एतराज़ है मुझे। बिल्कुल उनका ये कहना बेशक इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि वुमेन एम्पावरमेंट को हमने अमली जामा पहनाने की जब बात थी तो हम चूक गए कहीं ना कहीं उसमें। और बदकिस्मती की बात ये हो गई, वुमेन एम्पावरमेंट तो ज़रूरी बहुत अहम है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बिल्कुल ऐसा है कि कहीं ना कहीं आज वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे बहुत ऐसी चीजें हो रही हैं जो होनी नहीं चाहिए। और बदकिस्मती से जज्बात का ताल्लुक आ जाता है वहां पे, जज्बाती होके
औरत को ये चीज समझ नहीं आती है कि ये वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है, ये कहीं ना कहीं मेरी बेहयाई हो रही है, ये मेरी बेइज्जती हो रही है कहीं ना कहीं। अब आपके सवाल की तरफ अगर आऊं, वुमेन एम्पावरमेंट, तो वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ही अहम मौजू है, बहुत ही जी जी अरी साहबा, जिसकी समाज को बहुत जरूरत है। अरी साहबा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप खुद एक अदीब हैं, आप पोइट्री करते हैं और आपके प्रोग्राम्स आते ही रहते हैं, आप एक सेंसेशन हैं, हमारी तरफ से मुबारकबाद कबूल फरमाइए। आपको कौन नहीं जानता कश्मीर में और कश्मीर से बाहर भी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ख़वातीन अपनी बहबूदी के लिए किस तरह अदब को अपना सहारा बना सकती हैं? देखिए, जहाँ तक अदब की बात है तो मेरा ये मानना है ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है अदब के दायरे में सामने आना, आगे आना, अपनी बात रखना, क्योंकि इससे दो चीज़ें हो जाती हैं। एक तो अदब चीज़ ही ऐसी है कि अदब के ज़रिए आप समाज तक ऐसी बातें पहुँचाते हैं जो कहीं ना कहीं हर समाज में एक अदीब की ज़रूरत होती है। एक तो वो चीज़ हो जाती है, और दूसरा एक अहम पहलू ये है कि एक औरत को इस चीज में आगे क्यों आना जरूरी है, क्योंकि जब एक औरत कुछ लिखती है, औरत कुछ पेश करती है अपने दिल का हाल अपने कलम के जरिए, तो क्या होता है जब बाकी 10 या 5 औरतें उसको पढ़ती हैं तो वो कहीं ना कहीं ये समझ पाती है कि कोई औरत जो है वो हमारे दिल का हाल बयान कर रही है। तो उस एक औरत की वजह से और 2 औरतों में ये चीज जाग जाती है कि अगर इसमें ये हिम्मत है, इसका किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा, हम भी ऐसा कर सकते हैं। वो बहुत जरूरी है, वो एक अहम पहलू है इस चीज का। और मैं ये समझती हूँ कि मर्दों पे भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस चीज का ख्याल रखे कि वो जो उनके साथ जो उनके काउंटर पार्ट्स हैं, जो फीमेल्स हैं, जो खवातीन एज अदीब काम कर रही हैं या किसी भी फन में आगे आना चाह रही हैं, मर्दों को चाहिए कि उन्हें मौका दे और उनके लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट करे, क्योंकि हमारी सोसाइटी बेसिकली पेट्रियार्कल सोसाइटी है। तो औरत कितना भी आगे आना चाहे, लेकिन तब भी एक नजरिया जो है वो एक पेट्रियार्की का ही रहेगा। तो मुझे लगता है इसमें एक अहम किरदार जो है वो मर्द अदा करता है कि वो औरत को कितना आगे आने देगा और उस नजरिए को कितना वो मॉडिफाई करेगा जो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी हमने बना के रखा है। जी, मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। हमारे साथ मोहतरमा शमा फारूकी साहिबा जुड़ी हुई है। मोहतरमा, आपसे मैं इस्तिफादा करना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वुमेन एम्पावरमेंट ने खातून को घरों से निकाल कर बाज़ार की रौनक बनाया है? आप किस हद तक किस नज़रिए से मुत्तफ़िक है या आप इससे इख्तिलाफ रखते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मुझे अपनी इस महफिल का हिस्सा बनाया। आपकी इस बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि एम्पावरमेंट की जिंदगी ने औरत को एक बाजार में ला के खड़ा कर दिया है और जहाँ के वो एक खिलौना बन गई है। लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं है। 1%, 10% लोग ऐसे भी हैं जो आपके साथ शरीक होते हैं, आपको खैर मकदम करते हैं और आपके लिए गुंजाइश निकालते हैं। लेकिन अगर औरत ये चाहे कि मैं अगर बाहर निकलती हूँ और मेरी इज्जत व नफ्स महफूज रहे, तो उसके लिए सबसे पहले उसे अपने अंदर में ताकत आनी होगी कि वो गलत काम के लिए आगे नहीं बढ़ेगी, उसको तरजीह के लिए नहीं बुलाया जाएगा। अगर वो कहीं गलत काम करने पर आमादा हो जाती है तो उसका इस्तेसाल जरूरी है और होगा। लेकिन उसको एक बाजार में अगर हम लेकर आए हैं तो ये उसकी एक जरूरत भी हो सकती है, मजबूरी भी हो सकती है। लेकिन जरूरत और मजबूरी को वो अपना गुलाम ना बनाए, वो उसे छोड़ दे कि अगर वो ये समझ रही है कि यहाँ पर मेरी इज्जत महफूज नहीं है और मैं खिलौना बन गई हूँ, तो उस काम को बिल्कुल ना करे। ऐसा नहीं है कि समाज में सभी लोग गलत हैं, मुआशरे में सभी लोग गलत हैं। ऐसे भी लोग हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं और आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और वो मैं उनकी इस बात से मुत्तफिक हूँ कि वो वाकई परेशानी की हालत में जब वो निकलती हैं तो वो किसी भी जायज और नाजायज काम में फर्क नहीं कर पाती हैं। और औरत को सबसे पहला हक ये समझता है, सबसे पहला हक यही है कि वो अपने बारे में सबसे पहले ये सोचे कि जब मैं बाहर निकली हूँ तो सबसे पहले मुझे अपनी इज्जत से और अपनी नफ्स को काबू में रखना है कि जहां मुझे कोई गलत कदम नहीं उठाना है किसी भी तरह से। अगर कहीं वो समझती है कि मुझे गलत कदम उठाने पर मजबूर किया जा रहा है तो वो ऐसे लोगों के साथ काम न करे। तो ऐसा नहीं है कि कल को उसके साथ कोई दूसरा अच्छा इंसान नहीं मिलेगा। अगर एक इंसान गलत मिला है और वो उस काम को गलत तरीके से करवाने की कोशिश कर रहा है और वो उस काम को हट जाती है वहां से,
تو समाज में ऐसे भी लोग हैं जो आपको दूसरी तरफ से राग़िब करेंगे कि आप हमारे पास आइए, हमारे साथ काम करिए। हो सकता है कि वो मुनासिब लोग हैं और अच्छे लोग हैं, वो जरूर आपकी मदद करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि ना करें। और जब हम बाहर निकल कर जाते हैं और ये देखते हैं कि ज्यादातर जो हमारा समाज है वो औरत को एक ही नजरिए से देखता है कि ये औरत है, वो ये नहीं सोचता कि ये किसी की बहन है, किसी की बीवी है, किसी की बेटी है, या कल को ये तुम्हारी बहन और बीवी बेटी भी इस काम के लिए निकल सकती है। तो अगर हम उनके साथ गलत कर रहे हैं तो कल को हमारी बहन और बीवी बेटी के साथ भी कोई दूसरा इस तरह से गलत इक़दाम उठा सकता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं आपके पास दोबारा आऊँगा मोहतरमा, मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। मैं मोहतरमा शाइस्ता बुखारी साहिबा के पास जाना चाहता हूँ। मोहतरमा शाइस्ता बुखारी साहिबा, पहले तो आप जो मोहतरमा सईद अरीज ने आर्ग्यू किया है आपकी दलील पर, तो आपका कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट है? इख्तिसारन आप अपना काउंटर आर्ग्यूमेंट पेश कीजिए, उसके बाद मैं अपने सवाल पे आऊँगा। आपका म्यूट है, अनम्यूट कीजिए, आपका वीडियो म्यूट है। जी 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 मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ कुछ बातों से, ये यकीनी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें वुमेन एम्पावरमेंट जो है इसको समझने की जरूरत है। देखिए एक औरत कब खुद मुख्तार होगी, कब उसको जो है उसको वो एम्पावर्ड कब मानी जाएगी। मुझे लगता है कि वो खातून जो गलत को गलत कह सकने की जरूरत रखती हो, ठीक है, जब वो कहीं पे गलत हो रहा है वो खामोशी के बजाय ये कह के नहीं दी, वो जरूरत लाए और कहे कि नहीं ये गलत है। इसी तरह से उस पे जुल्म हो रहा है या कहीं पे भी वो देखे कि जुल्म हो रहा है, जुल्म सहने के बाद जुल्म सहना कोई भी बावकार औरत नहीं हो सकती है जो जुल्म सहे, बल्कि जुल्म सहना खुद आपने हदीस मुबारक भी सुनाई होगा कि हदीस में भी है कि जुल्म सहना जो है जुल्म करने के मुतरादिफ है। इसलिए हमें चाहिए कि वो खातून जो है उससे चाहिए कि वो जुल्म के खिलाफ खामोश ना रहे, बल्कि उसके खिलाफ लड़ना जरूरी है। लेकिन अब उस खातून को मैं सबसे ज्यादा जो है बावकार खातून और एक आला खातून मानूंगी जो ये समझती हो कि जुल्म के खिलाफ मुझे कैसे लड़ना है। सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट ये होना चाहिए उसके पास कि देखिए मेरे पास जो सबसे इंस्ट्रूमेंट, सबसे आला इंस्ट्रूमेंट है वो है मोहब्बत के दो बोल, और वो ये कोशिश करे कि मैं जुल्म को अपने मोहब्बत से रोकूं, ठीक है, क्योंकि मोहब्बत से क्या कुछ नहीं हो सकता है। और अगर फिर मोहब्बत से भी वो इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे नाकाम करवाए, तब जाके उसको चाहिए कि फिर उसमें ये इल्मियत होनी चाहिए कि मेरे हुकूक क्या है, कानूनन मेरे हुकूक क्या है, मजहबी तौर पर मेरे क्या हुकूक है, उसके बाद वो अपने लिए और दूसरों के लिए लड़ाई करे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे इसी तरह से मैं समझती हूँ हाँ शाइस्ता बुखारी साहिबा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम अपने सवाल की तरफ आते हैं। क्या वुमेन एम्पावरमेंट ने ख़ानदानी तर्ज ज़िंदगी को बदल कर रख दिया है? देखिए आपका जहाँ तक ये सवाल है, मेरा एक नजरिया है, मैं समझती हूँ सबसे पहले जो मर्द और औरत का जो रिश्ता है इसको समझने की जरूरत है। ये जो रिश्ता है मैं समझती हूँ तकमीलियत का रिश्ता है। एक औरत जो है ये एक मर्द को मुकम्मल करती है और मर्द जो है ये एक औरत को मुकम्मल करते हैं, ठीक है। ये तकमीलियत का रिश्ता है, कोई किसी से बरतर नहीं है, कोई किसी से कमतर नहीं है। जब ये अंडरस्टैंडिंग हम में पैदा होगी, जब ये तालीम और ये तरबियत हमारी खवातीन में होगी, मैं समझती हूँ कि मर्दों के मुकाबले में मैं ज्यादा खवातीन की तरबियत पे ही जोर दे दूंगी, क्योंकि बहरहाल खवातीन का असर ज्यादा समाज पे होता है। क्योंकि किसी ने कहा है, जो हर एक बच्चा जानता है कि एक खातून को तालीम दीजिए तो ये खानदान की तालीम है, लेकिन इसके बरक्स यहाँ पे आप सोचिए कि अगर किसी खातून में कोई कमी, कोई कोताही होगी तो आपको नहीं लगता है कि ये पूरे समाज को बर्बाद कर सकती है। तो मैं समझती हूँ यहाँ पर जो है अगर ये अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी तो कहीं ना कहीं हमारे खानदान जो है, हमारे जो घर है वो बर्बादी की डगर पे नहीं खड़े होंगे। आप देखिए कि हम नारे लगा रहे हैं कि हम जी हाँ हम आजाद हो चुकी हैं, हम बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी हैं, लेकिन फिर क्या वजह है कि डाइवोर्स रेट इतनी बढ़ गई है। अब देखिए कि उसके बावजूद भी हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देने पड़ रहे हैं, जबकि हम इस सोसाइटी में रहे, मॉडर्न एज सोसाइटी में रह रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। डेफिनेटली असर तो होता ही है हमारे खानदानों पे, लेकिन कहीं ना कहीं इसको राइट ट्रैक पे लाने की जरूरत है। जब सही मानों में हम समझेंगे वुमेन एम्पावरमेंट क्या है और फिर हम खवातीन जो है उस चीज को समझेंगे और उस एतबार से खवातीन को तरबियत दी जाएगी तालीम और दूसरी जराइयों से,
तब जाके जो है मुझे लगता है हमारे खानदान जो है वो बच पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ मोहतरमा अरीश साहिबा जुड़ी हुई हैं। मोहतरमा अरीश साहिबा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपसे जानना चाहते हैं, क्या ख़वातीन की बाइख्तियारी ने हमारे समाजी अखलाकी इक़दार को असरअंदाज किया है? देखिए, ये बहुत ही दो राय वाला सवाल आपने पूछा है पान। ये बहुत ही सिचुएशनल सवाल है ये। इसका न मुकम्मल हाँ जवाब हो सकता है, न मुकम्मल ना जवाब हो सकता है। क्योंकि देखिए, कुछ हद तक अगर हम बात करें तो कुछ हद तक औरत को खुद मुख्तार होने की ज़रूरत है। आज वक्त ऐसा है कि आज ज़रूरियात इतनी बढ़ गई हैं। आज अगर हम एक शादी में ही बात करें तो एक वक्त ऐसा होता था कि सिर्फ एक मर्द कमा के लाता था और उतने में ही सारा घर चल जाता था। लेकिन आज पहले ही ले लीजिए, आप बच्चों के इतनी ज़रूरियात है, खुद औरत की इतनी ज़रूरियात है कि उसको ये ज़रूरत पड़ती है कि वो खुद निकले और वो खुद मुख्तार हो जाए। ये एक चीज़ है। लेकिन अब इसमें दूसरा पहलू ये आता है कि ये ज़रूरी नहीं है। ये वहां पे होना चाहिए जहां पे ऐसी आपकी हालत वैसी हो। अगर अल्लाह ना करे आपको ऐसा लगता है कि आपके जो लाइफ पार्टनर हैं वो आपकी जरूरियात का पूरा ख्याल नहीं रख पा रहे हैं या उनके वैसे हालात नहीं है, तो वहां पे आप एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं। खुद मुख्तार होकर आप घर चलाने में उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन अब आपने इसी को अगर पॉइंट ऑफ प्रेस्टीज बनाया कि जब तक मुझे बाहर निकलने नहीं दोगे तो तब तक मैं मानूंगी नहीं, मेरा ईगो सेटिस्फाई नहीं होगा। जहां ये ईगो की बात आ जाती है वहां ये बिल्कुल गलत बात है और वहीं पे तजाद होने शुरू हो जाते हैं और उस एक तजाद की वजह से सारी चीजें खराब हो जाती हैं। जैसा अभी शाइस्ता जी ने फरमाया कि एक औरत की वजह से अगर सारा समाज सही हो सकता है तो उसी एक औरत की वजह से सारा समाज बिगड़ भी सकता है। एक औरत जब पहले अपना ख्याल रखेगी, जब पहले अपने ख्यालात का ख्याल रखेगी, वो वही ख्यालात अपने बच्चों में डालती है, वो वही ख्यालात अपने इर्द गिर्द फैलाती है। और जब उसके बच्चों में वैसे ख्यालात जाते हैं, अगर उसकी बेटी ही होती है, आज बेटी, एक वक्त ऐसा था कि बेटी को जहमत समझा जाता था, लेकिन आज बेटी को नियामत माना जाता है। लेकिन उस नियामत का ख्याल भी वैसे ही रखना है नियामत की तरह। ऐसा ना हो कि वक्त निकलते निकलते हम खुद उस नियामत को जहमत बनाएं। हमें ये समझना जरूरी है। हमें दोनों बच्चों को, मैं कहूंगी जहां पेरेंटिंग की बात आती है, हमें ऐसा लगता है कि शायद हमें आजकल ऐसा हो गया है, अब एक वक्त ऐसा था कि लड़की को उतना जो है इख्तियार नहीं होता था घर के अंदर जितना लड़के को होता है। आज वक्त उल्टा हो गया है, कुछ घरों में लड़की को ज्यादा इख्तियार होता है, लड़के को कम इख्तियार होता है। ना मैं उस चीज को सही कहूंगी, ना मैं आज के टाइम को सही कहूंगी, लेकिन एक बैलेंस बनाए रखना इंपॉर्टेंट है। ना ही आप लड़के को ये लगने दें कि हाँ तुम ही इससे ज्यादा बेहतर हो, ना ही आप लड़की को ये लगने दें कि तुम इससे ज्यादा बेहतर हो। दोनों को अगर आप उनके हदूद समझाएं, उनको अपनी हद में रहने के लिए कहें, तो मुझे नहीं लगता कि समाज में ये सारी जो बिद्दतें अभी फैली हुई हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो शाइस्ता जी ने कहा कि वुमेन एम्पावरमेंट समझने की जरूरत है, मैंने इससे पहले भी आपको कहा कि वुमेन एम्पावरमेंट जरूरी है, लेकिन क्या हमने उसको वैसा ही अमल में लाया कि जो वुमेन एम्पावरमेंट जरूरत थी हमें, तो उस पर हमें सोचने की जरूरत। जी जी जी, बहुत खूब बहुत खूब। हमारे साथ मोहतरमा चश्मा फारूकी साहिबा जुड़ी हुई हैं। मोहतरमा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उर्दू, क्योंकि आप एक खुद अदीब है, एक शायरा है और एक अफसाना निगार हैं, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, उर्दू अदब में औरतों की बहबूदी के लिए कौन से इक़दामात उठाए जाने चाहिए और उठाए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहला सवाल तो औरत के लिए तालीम का है, जो कि जब हमारा एक दौर था तो मेरी फैमिली में तो खैर एक अलग बात थी, लेकिन जो मेरे साथ लड़कियां पढ़ती थी उनके यहाँ ये था कि उनके यहाँ रसायल और जरायद को पढ़ने की इजाजत नहीं थी। तो उस वक्त मेरा जहन में ये उठता था कि जब हम स्कूली किताबें पढ़ सकते हैं, कोर्स पढ़ सकते हैं, तो हम अच्छा अदब क्यों नहीं मुताला कर सकते? वो भी हमारे लिए बेहद अच्छी चीज होती है, लेकिन वो नहीं पढ़ पाती थी। ऐसा ऐसा वक्त बदला, दौर बदला, तो जब ये देखा कि तालीम की तरफ लोगों की तवज्जो जा रही है और हमारी भी एजुकेशन हुई, उसके बाद उन बच्चियों की भी, कुछ लोगों को 10वीं करके हटा लिया गया, कुछ को 12th करके हटा लिया गया, क्योंकि उनको तालीम की अहमियत तो शायद अंदाजा नहीं था।
تو جب انسان کے اندر تعلیم کی اہمیت جاگتی ہے، یا وہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، یا وہ پڑھتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، تو سب سے ضروری بات یہ کہ اس کے اندر روشن خیالی آتی ہے. روشن خیالی یہ ہے کہ اس کے سوچنے اور سمجھنے کی قوت بڑھ جاتی ہے. اس قوت کا استعمال اگر ہم مثبت کرتے ہیں تو بہت اچھا ہوتا ہے. اگر ہم اسی قوت کا استعمال منفی کرتے ہیں تو وہ ہمارے حق میں غلط ہو جاتا ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ جب ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اگر ہمیں ضرورت نہیں ہے تو تعلیم ہمارے خاندان کے تو کام آئے گی، لیکن اگر کہیں ہمیں ضرورت پڑ جاتی ہے، ہماری پریشانی میں کہیں فیملی میں کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو ہم کسی جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، باہر نکل سکتے ہیں. تو تعلیم کی طرف سب سے پہلی توجہ انسان کی جانی چاہیے. آج یہ دیکھیے کہ خواتین کو مختلف اداروں میں جگہ مل رہی ہے. اردو اداروں میں ان کو جگہ دی جا رہی ہے، ان کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. اور جو اردو آرگنائزیشن ہے، جیسے کہ آج ہی آپ نے ہم 3 خواتین کو انوائٹ کیا بولنے کے لیے، تو یہ ہمیں موقع دیا گیا ہے آپ کی جانب سے. ایسے ہی مواقع جب ہمیں باہر جا کر کہیں ملتے ہیں اور اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، تو ہماری سمجھ میں بھی یہ بات آتی ہے کہ کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے. تو ہم اپنے حق کے لیے جائز کا استعمال کریں تو وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا. بالکل بہترین بہترین بہترین. محترمہ چشمہ فاروقی صاحبہ، میں محترمہ شائستہ بخاری صاحبہ کے پاس جانا چاہتا ہوں. محترمہ شائستہ بخاری، چونکہ آپ تینوں ہمارے خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں، کیونکہ آپ اپنے اپنے شعبوں میں اس وقت انقلاب آفرین کام کر رہے ہیں، چاہے محترمہ شائستہ بخاری صاحبہ کی بات ہو یا محترمہ اریج صاحبہ کی بات یا چشمہ فاروقی صاحبہ کی بات ہو. آپ تینوں اپنے شعبوں میں انقلاب آفرین کام کر رہے ہیں اور دنیا آپ کو داد و تحسین دیتی ہے. تو میں آخر میں محترمہ شائستہ بخاری صاحبہ سے میسیج لینا چاہتا ہوں. ہمارے ماؤں بہنوں کے لیے کیا میسیج ہے آپ کی؟ دیکھیے، اس سے پہلے کہ میں اس سوال کا جواب دوں، میں اس سے پہلے چونکہ یہاں پہ ادب کی بات ہوئی اور مجھے موقع نہیں ملا ادب کے حوالے سے بات کرنے کے لیے، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہے سب سے وومن کو بااختیار بنانے کا جو مسئلہ ہے، میں سمجھتی ہوں کہ جب میں بھی اس پہ بہت زیادہ غور و خوض کرتی ہوں تو مجھے بس ایک ہی سولوشن نظر آتا ہے ادب کے حوالے سے. میں کہتی ہوں کہ ادب جو ہے یہ ایک انسٹرومنٹ ہے. ادب کہتے ہی ہیں کہ وہ انسٹرومنٹ کے جس کے ذریعے کسی بھی چیز کو دل میں آسانی سے اتارا جا سکتا ہے، دلچسپی پیدا کرتا ہے یہ کسی بھی چیز کے حوالے سے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اسی طرح سے جہاں پہ اسلام کی بات، چونکہ ہم مسلمان ہیں اور میں بحثیت مسلمان یہاں پہ بات نہیں کر رہی ہوں، کیونکہ میں اسلام کو ایک اعلیٰ فکر مانتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ پوری عالم انسانیت کے لیے مذہب یہ جو فکر ہے. تو میں سمجھتی ہوں اگر ہم ادب میں ایکو فیمنزم کا کانسیپٹ لا سکتے، اگر ہم نے دوسرے جو ویسٹرن کانسیپٹ ادب میں یہاں پہ لائے ہیں، میں سمجھتی ہوں کیوں نہ ہم اسلام و فیمنزم کی بات کریں، اسلام و فیمنزم کو ادب میں جگہ دے، کیونکہ اسلام میں جو تھاٹس ہے، جو فکر ہے، مجھے لگتا ہے وہ محض وہ ایک سولوشن ہے مکمل دنیا کی جو خواتین ہیں، چاہے وہ غیر مسلمان خواتین ہیں یا مسلمان خواتین ہیں. اگر ہم ان تعلیمات کو، اگر ہم ان خواتین کو اپنا رول ماڈل بنائے. آپ دیکھیے کہ کبھی یہ بات ہوتی تھی کہ علامہ نے کہا تھا کہ ایک تانا جو تھا خواتین پہ، بہرحال انہوں نے عزت بیان کی ہے، لیکن یہ تانا تھا کہ مقالات افلاطون نہ لکھ سکی خاتون. لیکن آج ہماری خواتین کو دیکھیے کہ انہوں نے اس کو بھی غلط ثابت کیا ہے. جہاں پہ ہماری کشمیر کی بات کریں، جہاں ایک شیخ العالم ہے، وہاں پہ حوا خاتون ہے، وہاں پہ لال دید ہے. جہاں پہ آپ دیکھیے کہ ہمارے اتنے عظیم صحابہ ہیں، وہاں پہ آپ دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ ہے جو ایک بہت ہی معلمہ مانی جاتی تھی، اسی طرح سے مانی جاتی ہے. اسی طرح خواتین سائنس کے میدان میں یا جو بھی شعبے ہیں، مجھے لگتا ہے وہاں پر وہ اپنا لوہا منوا چکی ہے. اور میں سمجھتی ہوں اگر ان خواتین کو ہم خواتین جو ہے وہ رول ماڈل بنا، ان کی زندگی کو ادب میں جو ہے کردار بنا کے، ہمارے جو ادیب ہیں ان خواتین جو ہے ان کی زندگی کو کردار بنا کر اپنے ناولز، اپنے افسانوں وغیرہ میں لائے. اور پھر وہ چونکہ آپ نے عمیرہ احمد کو دیکھا، آپ نے نمرہ احمد کو دیکھا، آپ دیکھیے کہ انہوں نے یہ جو اسلام و فیمنزم ہے، یہ میں پہلی بار یہ اصطلاح یہاں پہ استعمال کر رہی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں انہوں نے اس چیز کو استعمال کیا ہے ادب میں. اور اس چیز کے ذریعے جو ہے ہم بہت انقلاب لا سکتے ہیں، کیونکہ اسلام جو ہے یہ میں سمجھتی ہوں اعلیٰ فکر اور ہر چیز کا سلوشن ہے. اور انشاءاللہ ہمارے مسائل کا سلوشن بھی میں سمجھتی ہوں اسی میں ہوگا. جی ہاں. محترمہ اریج صاحبہ، محترمہ سید اریج صفی صاحبہ،
से मैं मुल्तमिस हूँ। मैं क्या पैगाम है, क्या मैसेज है आपकी हमारी माँओं बहनों के लिए जो इस वक्त घरों में आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या पैगाम है आपका? पैगाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं मुख्तसर तरीके से आपके सामने आपकी चैनल के थ्रू रखूं तो सबसे अहम जो बात है वो मैं सब खवातीन से ये कहना चाहती हूँ कि मेहरबानी करके पहले अपनी कदर खुद जाने। किसी और किसी और के कहने पे मजबूर न रहें कि वो मुझे बताएगा कि मेरी कदर क्या है। पहले खुद जाने कि आप एक औरत हैं, आप ही के पैरों तले, आप ही के कदमों तले अल्लाह ताला ने जन्नत रखी है आपके बच्चों के लिए। अगर ऐसा मकाम आपको अल्लाह ताला ने दिया है तो वो किसी वजूहात पे दिया होगा, तो उस मकाम को समझने की कोशिश कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, मुझे मुझे याद नहीं आ रहा किस अदीब ने, लेकिन वो लिखते हैं कि एक औरत जो है वो बिल्कुल एक चाय की पत्ती की तरह है। जब उसे गर्म पानी में डाला जाता है, उसे उबाला जाता है, उसे उबलने का मौका दिया जाता है, तब उससे अपनी कुव्वत का एहसास होता है। बिल्कुल उसी तरह एक औरत जब भी किसी मुश्किल वक्त में हो, आप देखिए वो मुस्कुराते उस वक्त से निकलेगी और बहुत आराम से, बहुत पेशेंस के साथ उस वक्त का सामना करेगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक कुव्वत दी है एक औरत के अंदर। और जब एक औरत इस मकाम को समझे तो फिर उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट के नारे लग जाएं, चाहे वो फेमिनिज्म की रैलीज निकल जाएं। हमें इस चीज की जरूरत नहीं है कि हमें ये चीजें बताएं कि हमारा मकाम क्या है और हम क्या है जमाने के लिए। बस अपना वक्त जो है वो ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल करने के लिए यूज करें, ताकि जितना आप इल्म हासिल करें आपके ख्यालात वसी हो जाएं, और जितने आपके ख्यालात वसी हो जाएंगे उतना आप समाज को आगे दे सकते हैं। बिल्कुल बेहतरीन पैगाम मोहतरमा अरीस साहिबा ने दिया। हमारे साथ मोहतरमा शमा फारूकी साहिबा जुड़ी हैं। मोहतरमा शमा फारूकी साहिबा, क्या पैगाम है आपका पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए, और जो हमारे नाज़रीन जो देख रहे हैं उनके लिए क्या पैगाम है आपका? इरफान साहब, एक अहम बात हमारी ये रह गई कि सबसे ज्यादा जरूरी हमारी तालीम के साथ साथ हमारी तरबियत का होना चाहिए। जब हम अपने बच्चों की तरबियत इस हिसाब से करेंगे कि क्या गलत है, क्या सही है, किससे किस तरह से बात करनी है, किसको इज्जत देनी है, किससे मोहब्बत करनी है, तो आगे चल के समाज में वो उसी तरह का किरदार अदा करेंगे जैसा उन्होंने हमसे सीखा होगा। आज सिंगल फैमिली सिस्टम है, तो माओं के पास जो बाहर जाती हैं तो उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि अपने बच्चों की तरबियत कर सके। इसमें उनकी गलती नहीं है, लेकिन अगर वो थोड़ी सी अपने बच्चों की तरबियत पर ध्यान देगी तो ये जरूरी है कि समाज की इस्लाह जरूर होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ना हो। और अपने पेरेंट्स के साथ भी हमें कैसा बिहेव करना है, कैसे उनके साथ हमको उनसे मोहब्बत करनी है या उनका कैसे ख्याल रखना है, इस बात का सब औरतों को, स्पेशली खवातीन को इसका ख्याल रखना चाहिए कि हम अपने वालिदैन के साथ और अपने बच्चों के साथ इस तरह से बनाकर चले कि कल को वो एक अच्छे समाज की तश्कील दे सके। जो हम अपने बड़ों के साथ करते हुए देखेंगे, बच्चे भी वो हमारे साथ वो करेंगे और आगे समाज में भी वो उसी तरह से काम करेंगे। जी बेहतरीन। वक्त की किल्लत दामनगीर होने के सबब हम प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ा सकते। हम तीनों जो मेहमान थे, हमारे तीनों जो पैनलिस्ट थे, हमारे मोहतरमा शाइस्ता मुबारक बुखारी साहिबा बड़गाम से जुड़े हुए थे हमसे, मोहतरमा सईद अली सफ़ी साहिबा श्रीनगर ज़िले से हैं लेकिन इस वक्त मुकीम दिल्ली में हैं, और हमारे साथ मोहतरमा चश्मा फारूकी साहिबा। हम तीनों मेहमानों के मशकूर व ममनून हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में चंद लम्हात हमारी चैनल को भी नवाजे और अपना पैगाम आम किया हमारे चैनल के ज़रिए। हम आप तीनों मेहमानों के मशकूर व ममनून हैं। इंशाल्लाह मुबाहिसे और भी होते रहेंगे, इंशाल्लाह कुछ और मेहमानों के साथ अगले प्रोग्राम में नाजरीन से हम रूबरू होंगे। तब तक के लिए हम नाजरीन से भी रुखसत चाहते हैं और मेहमानों से भी रुखसत चाहते हैं। खुदा